चंद पैसों की खातिर एक इंसान का कत्ल। कभी सोचा है कि एक इंसान की जिंदगी की कीमत कितनी होती है? क्या वो चंद सिक्कों में तब्दील की जा सकती है? आज की कहानी एक ऐसे मजलूम की है जिसे मारा गया, फिर छुपाया गया और आखिरकार इतनी दर्दनाक बात यह है कि उसे लावारिस बनाकर दफना दिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आईना हकीकत। मैं हूं आपका अपना मेज़बान हाफिज मोहम्मद ज़हीर अहमद। आज एक ऐसे वाक़े पर बात करनी है जिसने इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया, बल्कि मैं यूं कहूँगा कि इंसानियत पर से एक जो भरोसा था वो भी ख़त्म कर दिया गया। एक शख्स जिसे चंद पैसों की खातिर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर किसी बहाने से या उसे गैब करके ला इल्मी में किसी बहाने से उसे गैब कर दिया गया। और फिर उसे अफसोस की बात यह है कि जो फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है कि उसे लावारिस समझकर दफना दिया गया। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? क्या कानून ने उनकी मदद की है? क्या पुलिस उनके साथ कितना तामन कर रही है? ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। नाजरीन, पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे वाक़यात पेश आते रहते हैं। आज का जो वाक़या है ये कसूर शहर के नज़दीक एक गांव कादीविंड का है, जहां पर एक खलील नामी शख्स जिसके 3 बच्चे हैं, वो पैसे लेने के लिए किसी अपने दोस्त या जानने वाले के पास गया और पैसे तो ना मिले, लेकिन वो अपनी जान की बाजी हार गया। लेकिन घर वालों ने बहुत ज़्यादा तलाश किया, तलाश करने के बावजूद ना मिला। ये कैसा वाक़या है, किस तरह इनके साथ वाक़या पेश आया, इस मामले पर हमने बात करनी है। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ उनके बेटे भी मौजूद हैं, उनके बड़े भाई मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये वाक़या कैसे पेश आया है और क्या मामलात बने हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, क्या नाम है आपका? वहीद अहमद। जी, ये आपका जो भाई है खलील अहमद, ये आपसे बड़ा था छोटा था? बड़ा था सर। तो ये क्या मामला बना है, ये कैसे वाक़या पेश आया है, कुछ इस बारे में बताएं। इसको ने इधर से जाहिद शख्स नाम का लड़का लेके गया था घर से रात को। 23 मार्च का ये वाक़या है। जाहिद नाम का लड़का इसको लेके गया था गांव में। इशराक से इसने लेने थे पैसे 10,000 से? हाँ जी, 10,000 थे या 20,000 थे, जितने भी ये हमें मालूम नहीं है। ठीक है, उधर गांव में जाकर ये इशराक से जाहिद ने इसको मिलाया है। इन्होंने पैसों का तनाज़ा किया उससे। इशराक इसके गल पड़ गया जी। इशराक ने इसको मारा, मारा कूटा, इसकी हाथापाई होगी। फिर इशराक ने अपना भाई को बुला लिया उधर से। अपने भाई को बुला के उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा मारा। इसके सर में राड़ मारा। राड़ मारने की वजह से ये उधर गिर गया था, बेहोश हो गया था। काफ़ी आवाम उधर खड़ी हुई थी, लेकिन उनके डर और खौफ से कोई आगे नहीं आ रहा, क्योंकि वो गांव के चेयरमैन है, नाज़म है, कहीं ज़्यादा है हमसे। हम तो गरीब आदमी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तो अपना घर का निज़ाम चलाते हैं। वो पैसे वाले हैं। नहीं, ये बात तो दुरुस्त है कि वो गांव के बासर लोग यकीनन होंगे, लेकिन गांव का जो इत्तेहाद होता है, गांव के जो लोग होते हैं, वो तो एक दूसरे के साथ हर दुख सुख में खड़े होते हैं। तो वहां पे कोई ऐसा यानी कि बहादुर कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसने इस वाक़े के बारे में आपको सही बताया हो, आपके इल्म में जो है ना इजाफा किया हो? वो हमको तो सभी बता रहे हैं, जितने भी हमको सब बता रहे हैं। ये नहीं हमको नहीं बता रहे, अवाम जो भी वक़्त सब हमको बता रहे हैं। लेकिन जब उनको कहते हैं आगे चलें, ये हमारे साथ दें, वो उधर ही बैठ जाते हैं। क्योंकि भाई ये हमारे पास वो आए हैं, वो कह रहे हैं जो आप उनके साथ गए तो हम आपको भी मार देंगे। उनको धमकियां दी जा रही हैं, इसलिए अवाम हमारे साथ नहीं उठ रही है। नहीं, तो आप जो ज़ाहिरी सी बात है, अगर आवाम नहीं साथ उठ रही तो पुलिस आपके साथ कितना तामन कर रही है? पुलिस का क्या कितना उसने आपको सपोर्ट किया है? पुलिस के हवाले से आप थोड़ा पुलिस के पास हम गए, हमने कहा भाई ये लावारिस नहीं है। जब हम थाने में 2-3 दिन बाद गए ना उसको ढूंढ के, जब हमें कहीं नहीं मिला, हम पुलिस के पास गए। अच्छा, वो गैब कैसे हुआ? ये हैरानगी वाली बात है, एक समझ से बाहर। हमारी भी समझ से बात बाहर है। जाहिद इधर से लेके गया, जब उनकी लड़ाई हो, इसको उन्होंने मारा, ये बेहोश हो गया। अवाम ने देखा, कोई पानी पुनी पिलाया अवाम ने इसको। ठीक है, ये इसकी अवाम ही हमको बता रही है कि क्योंकि हमारे पास तो ये आया ही नहीं था, इसकी ज़हनी तवज्जो ख़त्म हो चुकी थी उस टाइम। जी।
इसके ये इधर आया था, हमें इस चीज़ का भी इल्म नहीं है। ये इधर आया था, हमारे ये हमसाए ये बता रहे थे भाई वो उसकी जहनी तवज्जो खराब हुई पड़ी। एक बात है कि इतना बड़ा सान्या हुआ है, जाहिर सी बात है आपको आके किसी ने बताया होगा कि आपके भाई की लड़ाई हुई है या उसे किसी ने मारा है, तो आपने फौरी क्या रद्द अमल जो है ना लाए, आपने क्या अमली इकदाम? हमने यही सोचा ठीक है लड़ाई होगी है उसकी, तो घर पे शायद इसलिए नहीं आ रहा होगा, घर पे जाऊंगा तो घर वाले भी लड़ेंगे, भाई आप क्यों पैसों के खातिर उधर जाके लड़े थे, आप माड़े आदमी, हमारी लड़ाई नहीं बनती किसी से, आप क्यों लड़े थे? ठीक है दे देंगे तो ठीक है, नहीं देते तो ना दे। लेकिन ये है कि इस डर से वो यानी कि हमने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की, हम उसको ढूंढते ही रहे कि किसी के खिलाफ हमने। नाज़रीन ये देखें, एक बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है कि चंद पैसों की खातर अगर किसी की जान ले ली जाए तो क्या इंसान की जान की जो कीमत है वो चंद सिक्के रह गई हैं? क्या इंसान की जान की कीमत बस इतनी सी है कि उसे जो है ना उनके बच्चों को यतीम कर दिया जाए चंद पैसों की खातर, उनके बच्चों को दुनिया के दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया जाए? तो नाज़रीन उस जो आदमी जो फौत हुआ है उसके जो छोटे बच्चे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनके माँ बाप अपने बाप के लिए कैसे जज्बात हैं। हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका बेटा? मोहम्मद फरहान। बेटा आप ये बताएं कि आपके बाबा जब गए थे तो आपको सबसे पहले जो मैसेज मिला था कि आपके बाबा की लड़ाई हुई है, तो आप पर क्या बीती थी, आपने क्या सोचा था, किसने बताया था आपको सबसे पहले आके? किसी ने भी नहीं बताया। तो आपको पता कैसे चला कि आपके बाबा की लड़ाई हुई है? बाद में जब चाचू लोग जब ढूंढने गए हैं ना, उन्होंने बताया है। तो आप जब तलाश करते रहे हैं, कितनी देर तक आप तलाश करते रहे हैं उन्हें? 2 या 3 दिन 4 दिन ऐसे तलाश करते रहे हैं। तो आपके बाबा का रवैया कैसा रहता था? आपके बाबा प्यार करने वाले थे? आपके बाबा कैसे रहते थे आपके साथ? प्यार से ही रहते थे। कभी नहीं लड़ते थे, आपको डांटते नहीं थे, बिल्कुल प्यार से रहते थे? कभी कभार डांटते थे। अच्छा एक बात मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि आपके जो बाबा थे वो अपने आसपास के लोगों के साथ उनका कैसा रवैया था? अच्छे थे? क्या काम करते थे? वो फैक्ट्री जाते थे जी। और यहाँ गली मोहल्ले से भी सही उसके ताल्लुक था। तो आपको अपने बाबा की याद आती है? यस, कितनी याद आती है? बहुत याद आती है। आपको भी बेटा याद आती है अपने बाबा की? जी नाजरीन देखें, बच्चे जो है वो गम में निढाल हैं, बच्चे गम की वजह से कुछ बता नहीं रहे। तो हमारे साथ उनके बुजुर्ग भी मौजूद हैं, उनके वालिद साहब भी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि एक नौजवान जो बेटा है वो उन्होंने खोया है, उन पर क्या बीत रही है। हमारे साथ उनके वालिद साहब भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि उन्होंने अपना नौजवान बेटा खोया है। फिर जो वकील साहब हैं, जो एडवोकेट साहब हैं, जो इसको केस को हैंडल कर रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि कानून ने कितना तावन किया है और केस को किस हद तक वो लेके जा रहे हैं और इनके साथ कितना तावन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जकी ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी, पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेज तर और महफूज तरीन सर्विस, कुशादा सीट्स, हर सीट के सामने डीवीडी की सहूलत, अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नाज शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देखें। पुरलुत्फ सफर जकी डाइवो बस सर्विस के साथ। जकी ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स: कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे, तीसरा टाइम रात 9:30 पर। कसूर से साहिवाल रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 12 बजे, तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना 2 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे। कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावलनगर चिश्तियाँ रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे।
اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر 10 منٹ بعد سروس جاری ہے۔ آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں۔ فون نمبر 0300 9465 990۔ زکی برادرز ڈائیو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایسے افسوسناک جو واقع ہوتے ہیں، یقین کریں کہ دل پر ایک ضرب لگاتے ہیں اور دل خون کے آنسو روتا ہے کہ کیا یہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کسی غریب کی جان کی قیمت جو ہے وہ چند پیسے لگائیں، کسی غریب کے جو بچے ہیں ان کو لاوارث کر دے۔ اب دیکھیں یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کا اب کون ذمہ دار ہے، ان کو کون پیار کرے گا، یہ بابا کس کو کہہ کے بلائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑی لمبی کہانی ہے اور انہوں نے یہ جو دکھ بھری کہانی ہے یہ ساری زندگی انہوں نے سننی ہے۔ ان کے جو بزرگ والد ہیں، یہ والد کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہوتا ہے کہ ایک اپنے نوجوان بیٹے کا جو جنازہ ہے وہ اپنے کندھوں پر اٹھائے۔ یہ اس سے بڑی دردناک بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک باپ جو ہے، بزرگ باپ ہے، اس نے اپنے نوجوان بیٹے کا جو جنازہ ہے اپنے کندھوں پہ اٹھانے کی جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا مہلت نہیں ملی۔ اور ان سے جانیں گے کہ کیا معاملات ہے۔ جی بزرگو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے بزرگو، خیریت ہے؟ شکر ہے اللہ کا جو ہے۔ اچھا بزرگوں، دیکھیں ظاہری سی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جو انسان دنیا میں آیا ہے اس نے چلے جانا ہے، لیکن یہ کیسا آپ کے لیے تکلیف دہ لمحات ہیں کہ آپ کا بیٹا دنیا سے چلا بھی گیا ہے لیکن اس کے باوجود آپ کو نہ تو دفنانے کا موقع ملا ہے، نہ کفن دفن کا موقع ملا ہے، اور بلکہ آپ موجود سربراہ موجود ہیں، پھر اسے لاوارث بنا کر اسے دفنا دیا گیا ہے۔ یہ کیسے آپ کے جذبات اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بجی اس میں اب کیا کہہ سکتے ہیں، اب یہ ایسا ہی ہے جیسے سب بیان دیتے ہیں، یہی بیان ہے ہمارے بھی ہیں۔ تو ہمیں تو ہرکتا آتا ہے، سبھی کچھ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے ہمیں سب، نہ کوئی کھانا نہ پینا نہ کچھ جو ہے۔ بہت لوگوں نے انہوں نے زیادتی کی ہے، بہت زیادہ۔ چلو ان سے کوئی زیادتی بھی ہوگی، چلو لڑائی بھی ہو جاتی ہے، ان کا کام تھا ہے بھائی ایسے بچوں کی لڑائی ہوگی، وہ لڑائی تھا، ہمیں یہ بھی نہیں بتایا انہوں نے۔ ہاں آگے جائے چلو ٹھیک ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی تھا لیکن اس کو اور غائب کر دیا۔ ہم تو اس میں ہی پریشان ہو گئے، اس کو بچے اس کے بھائی جو ڈھونڈتے پھرے، کدی ادھر گئے کدی ادھر گئے، نہیں ملا وہ۔ ہار کے پھر اسی گئے ہوتے وہ تھانے جا کے ہم نے کہ یہ بات ہے یہ بات ہے، یہ جیسے کرتے رہے ہوتے تو لیکن جو اچھا، تھانے والوں نے یہ فائنل کر دیا ہے کہ یہ آپ کا ہی بیٹا تھا، یہ انہوں نے کلیئر کر دیا؟ اس نے نا ہمیں دکھا دیا تھا اس میں کیا ہے وہ موبائل میں۔ اب آپ کا جو بچہ جو ہے اتنے دن سے جو ہے ناوارث ہے، یہ جو ہے یہ آپ کا ہے کوئی اور ہے، یہ بچہ ہمارا ہی ہے، یہی ہے، یہ ہمارا ہی ہے۔ اچھا ایک بات ہے بزرگوں کہ یہ ایک چھوٹا سا ظاہری سی بات ہے، 7 سٹی ہے ہمارا، تو آپ نے تلاش بھی کیا ہوگا، تو آپ نے اتنے دن بعد کیوں کمپلین لکھوائی؟ آپ تھانے اتنے دن بعد کیوں گئے؟ وہ ایسا تھا جو ہے اس کا نا، یہ جو جیسے اس کو لگا ہے نا، ادھر چوٹ لگی ہوئی تھی اس کو، جو ادھر چوٹ ماری اس نے، وہ کیا مارا تھا، وہ راڑ لگایا تھا۔ وہ کہہ رہا کہ اس کا کام ادھر ہو گیا، کچھ پاگل ہو گیا وہ۔ اب کہہ رہے پھر کہتے ہیں اب اس کے ساتھ اکیلا دو ہے کہ ادھر آیا بھی ہے وہ، لیکن ہمارے گھر پہ نہیں آیا، ایسے نا گوانڈیوں کا گھر آیا کہ یہ دروازہ کھولو یہ نو نہیں نو، میں اپنے آپ کہاں سے آیا، میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ اس کا ذہنی تو ٹھیک نہیں تھا، نو کہ آپ کا گھر تو ادھر ہے تو آپ ادھر جا، نہیں میں اپنے گھر جا رہا ہوں، جیسے ہمیں بتایا لوگوں نے، نو کہ وہاں سے ہی۔ اب یہ پتہ نہیں اس کے پاچھے آیا، وہ اکیلا گیا پھر واپس ادھر نہیں، گھر پر بھی نہیں۔ ایسے پہلے کبھی کوئی کسی قسم کا آپ کا کوئی جھگڑا ہوا ہو کسی سے، کوئی ایسی کوئی لڑائی وغیرہ کبھی پہلے بھی کوئی اس طرح کا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا؟ وہ تو پھر آج سے کوئی تقریباً ہو گیا کوئی 7 سال ایک بھی ہو گیا، ان لوگوں نے نا، ایک میرا ایک چاچا جات بھائی تھا، اس کا ایک بچے کو پھیر مارا انہوں نے ناجائز، اور مار کر کسی اور پہ ڈال دیا تھا۔ وہ تگڑے بندے ہیں، ہم غریب بندے ہیں،
नाज़रीन ये देखें, एक सोचने वाली बात है कि एक गरीब आदमी जो है वो अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रहा है और वो अपने घर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। और ये सादा लोग हैं, इन्हें इतना पता नहीं है कि हमने क्या करना है, कैसे करना है। अगर इन्हें ये सारी चीज़ें इस तरह की चीज़ों का पता होता तो यकीनन ये पहले दिन जाके थाने में कंप्लेन करते और शायद जो है इनको इनकी जो लाश है वो जो उसकी मैयत है उसे जो है ना इन्हें वापस मिल जाती, ताकि ये अपने हाथ से कम दफन कर सकते। हमारे साथ जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं एडवोकेट साहब जनाब मोहम्मद अख्तर साहब एडवोकेट हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि ये तो सादा लोग हैं, इन्हें तो इतना ज़्यादा कानून के बारे में नहीं पता। उनसे पूछते हैं कि वो इस केस को किस हद तक हैंडल कर रहे हैं और इस केस को क्यों हैंडल कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक है, दुआएं फर्स्ट क्लास। अच्छा सर ये बताएं कि ये तो बिल्कुल सादा लोग हैं, इन्हें इतना पता नहीं है, तो ये जो केस है ये किस हद तक पहुंचा है, ये इसकी जो है ना प्रोसीड किस हद तक क्लियर हुई है, कैसे? देखें इसकी हमने ना देखे 2-3 दिन ये बंदा ना ऐसे पहले यहाँ पे जो लड़ाई हुई ना 23 को रात 10:30 या 10 बजे को लड़ाई हुई है। उसके बाद बासर लोग थे कादीविन से, इशराक वगैरह, मोहम्मद तनवीर उर्फ तन्नी, जिन्होंने इसको मारा है, मार के इसको राड इतना मारा है कि यहाँ पे हड्डी को फ्रैक्चर कर दिया है, जिसके बाद इसका खून जम गया है। उसके बाद ये बिल्कुल पागल हो गया है। उसके बाद पागल होने का इसका फ़ायदा उठाया गया। जब फ़ायदा उठाया गया तो इसको वहाँ से ले जाया गया है। हमें इतना इन पे है एतमाद कि यही लेके गए हैं उसको, और ये लेके गए हैं। उसके बाद इसको पता कहाँ कहाँ ले जाके इसको किस तरह से इसको करते रहे हैं। सर आप केस हैंडल कर रहे हैं, आप ज़ाहिर सी बात है आप शवाहिद भी इकट्ठे करते होंगे, लेकिन एक बात है इतना बड़ा गांव है, गांव में लड़ाई हुई है, तो किसी ने उन्हें आते जाते ले जाते किसी ने नहीं देखा भी वो कहीं लेके जा रहे हैं या कहीं बैठे हैं, किसी ने कोई नहीं देखा? देखें रात 11-12 बजे का तो टाइम तो हो गया था जब लड़ाई हुई है, तो उसके बाद तो रात का तो बंदा फ़ायदा उठा सकता है ना जी। रात का फ़ायदा उठाया गया है और रात के फ़ायदे में इसको ले जाया गया है। पता नहीं, हमें तो देखे नाम मान की तरफ से, जहाँ कभी ये ज़िंदगी में गया भी नहीं है, वहाँ कमाची से आगे मान है, वहाँ पे इसकी डेड बॉडी मिली है। वो भी इसको रोड एक्सीडेंट बनाया गया है। अब पुलिस ने इसकी 322 की कार्रवाई करके रोड एक्सीडेंट करके FIR अपने मदियत में दर्ज कर दी है। हमने कब्र कुशाई के लिए दरख्वास्त दे दी है, जिसके हमारी कोई तकरीबन 60 डेट है, उस पर हमारी कब्र कुशाई हो जाएगी। अच्छा आप जब थाने में गए हैं, आपने जाके एप्लीकेशन दी है, तो इन्होंने जब जाके बताया होगा तो थाने वालों का क्या रिस्पॉन्स था, उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने ये बात किस हद तक कैसे सुनी है, कैसे इनकी दाद रसी की है? देखिए हमने ना थाने वालों पे तो कुछ शक नहीं है कि थाने वाले कोई मुलव्वस है किसी और के साथ, ऐसी कोई बात नहीं थाने वालों की तरफ से। लेकिन जो बासर लोग हैं जिनसे इनकी लड़ाई हुई है उन पे हमें शक है कि उन्हें प्री प्लानिंग की गई है। जिस तरह के इसको मारा गया ना, ये इसमें बड़े शवाहिद इकट्ठे होंगे, इसमें कोई 5-7 और भी मुलव्वस होंगे ये। अच्छा इसमें ज़ाहिर सी बात है आप ये अक्सर आपके लिए तो ये कोई मामूली काम नहीं है, आपका तो जो रूटीन का काम है। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग बेकसूर होते हैं, जिनका इनमें कोई किरदार नहीं होता, वो राब्ता करते हैं कि भाई हमारा इसमें कसूर नहीं है, हमारा इसमें कोई हम मुलव्वस नहीं है, हमसे जो आप जिस तरह की तसल्ली लेना चाहते हैं ले लें। कोई इस तरह का उनमें से किसी ने राब्ता किया हो, किसी ने कोई बात की हो? नहीं, उन्होंने हमसे किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। दूसरी बात मैं इस तरफ जाता हूँ, देखें ना इसका तरीकाकार ही इस तरह होता है कि 25 को इसकी डेथ होती है और 26 को इसमें दफना दिया जाता है। तो हालांकि पुलिस के पास एक जो सा सोशल मीडिया का एक पेज होता है, उसमें देना होता है, इन्होंने बताना होता है कोई अपनी कोई लावारिस डेथ को, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी प्रोसेस किया ही नहीं है। ऐसे ही फौरी से जाके एक दिन जिस दिन डेथ हुई है दूसरे दिन दफना दिया है। इस तरह होता नहीं है यार। नहीं आपने पुलिस से पूछा है कि आपने सोशल मीडिया पे या कोई आपने इसकी तस्वीरें लगाई हैं? ज़ाहिर बात है पुलिस के पास तो ज़ाहिर बात है 2-3 दिन 4 दिन वो सर्द खाने में रख सकते हैं, वो जो है ना तलाश करते हैं, कोशिश करते हैं। उनकी आखिरी हद यही होती है कि वो कोशिश करते हैं आखिरी हद तक, फिर अगर यानी कि वारिस ना मिले तो फिर वो लावारिस करके दफनाते हैं। तो पुलिस ने कुछ ऐसी आपको मुतमिन करने के लिए कुछ चीज़ें दी हैं कि हमने ये भी शेयर की थी, ये शेयर की थी? नहीं, हमें तो हम पुलिस की कार्रवाई से तो मुतमिन बिल्कुल नहीं हुए हैं। ठीक है, एक दिन का जो प्रोसेस होता है ना, एक दिन में इस तरह होता नहीं है जिस तरह से उन्होंने किया। ठीक है, और बाकी इसमें जो है ना यहाँ से ले जाके इसको जो किया गया ना, वहाँ पे बड़े लोग हैं इसमें मुलव्वस। ठीक है, हमारी वहाँ पे जो मरियम नवासी भी अपील है, मैं मेरे ब्रदर लगते थे, मैं इसके साथ केस को हैंडल कर रहा हूँ, साथ में ये मेरे ब्रदर ला थे। मैं इसको देख रहा हूँ कि इस तरह से जिस तरह से किया है, और फिर उन्होंने देखे जिनका हमने नामजद जिनकी दरख्वास्त दी है, उन बंदों ने फ़ौरन से जाके अपना जो वहाँ पे जो है अबूरी ज़मानतें करवा ली हैं, फाती ज़मानतें करवा ली हैं। तो देखें वो कुछ मुलव्वस हैं तो करवा रहे हैं ना, वो भाग रहे हैं अपनी तरफ। नहीं वो तो जमानत तो ज़ाहिर बात है, अगर FIR आपने नामजद किया तो उन्होंने जमानतें तो करवानी है, लेकिन SHO जो है वो उसका मौक़िफ़ क्या है इस मामले पर? SHO
اور تفتیشی یہ سب ہی ایک ہی ان کا موقف ہے کہ بالکل یہ ایکسیڈنٹ کیس نہیں ہے, یہ 302 کا میٹر ہے, یہ ڈیتھ ہوئی ہے, اس کی مارا گیا ہے, اس کو سارا وہ ہر بندہ اسی پہ ہے. اگر وہ یہ مان رہے ہیں تو پھر وہ انہوں نے جو ہے نا ایف آئی آر کیوں نہیں درج کی؟ جی ایف آئی آر وہ جو ہے نا ہماری کوئی قانونی کارروائی ہے تھوڑی سی, ہم نے تو وہ ہم نے ان کو دے دی ہے. اب وہ انشاءاللہ ہم سے ان کو وعدہ کیا کہ ہم اس کو 302 میں کنورٹ کر دیتے ہیں اس کو. جی اس کے علاوہ کوئی پولیس نے آپ کے ساتھ یعنی کہ کوئی زور زبردستی یا آپ کو کسی قسم کا اس طرح کا تھریٹ کرنے کی کوشش؟ نہیں, پولیس نے ہمارے ساتھ کوئی بھی ایسے نہیں کی ہے, لیکن بعض لوگوں کا ہر طرح سے جو ہے نا ان کا اثر سلوک بہت زیادہ ہے ہم سے. کسی نے آپ کو دھمکی میز الفاظ بھیجے ہوں, کوئی ایسی بات کی ہو کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے, کوئی ایسی دھمکی آئی ہو آپ کے؟ ہمیں تو نہیں آ رہی ہے, لیکن جو ہے نا زاہد نام کا جو لڑکا تھا جو اس کو لے کے گیا تھا, اس کو ہم نے کہا تھا کہ وہ بتا رہا وہ بھاگا پھر رہا ہے, تو اس کے گھر والے ہمارے پاس آئے تھے, انہوں نے کہا کہ اس طرح سے یار وہ تو بیچارہ بے گناہ فلانا. میں نے کہ بے گناہ کس طرح ہو سکتا ہے, وہ لڑائی کا چشمدید گواہ ہے وہاں پہ, تو اس طرح تو نہیں ہوتا. لیکن اس کو ہم نے کہا بھی اگر آپ جو ہے اس میں کہتے ہو کہ ہم نے نہیں مارا, انہوں نے مارا ہے, میں وہ موقف اپنا دے رہا کہ ان کو میرے سامنے مارا گیا ہے, تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں اس کو گواہی دیں, لیکن وہ کہہ رہا ہے مجھے تو تھریٹ ہیں, دوسری طرف سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ اگر جو میں نے کچھ کیا ایسا تو پھر مجھے وہ مار دیں گے. جی دیکھیں یہ ہندیر نگری چوپڑ راج ہے کہ دیکھیں اگر ایک گواہ ہے تو اسے جو ہے نا دھمکایا جا رہا ہے کہ اگر آپ گواہی دیں گے تو یہ تو ظاہری سی بات ہے, اس کی امانت ہے, اس کے پاس امانت ہے گواہی, اسے گواہی تو دینی چاہیے, لیکن اسے جو ہے نا ظاہری بات ہے اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جائیں گی تو یقیناً وہ بھی اپنی جان کی سیفٹی چاہے گا. لیکن یہاں پہ میں ایک چیز اور جو ہے نا یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کو اس معاملے کی جو ہے نا پوری تحقیقات کرنی چاہیے, اور خاص طور پر جو اس واقعہ میں جو مجرم ہے جو اس واقعہ میں شامل ہے ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے. خاص طور پر ہماری جو سی ایم پنجاب ہے مریم نواز صاحبہ, ان سے گزارش ہے کہ آپ کے پنجاب میں آپ کا ستھرا پنجاب ہے, آپ کا جو پیارا پنجاب ہے, اس میں اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں اور چھوٹے بچے جو ہیں وہ اپنے باپ کے پیار سے محروم ہو رہے ہیں, اور ایک جو بزرگ باپ ہے وہ اپنے بیٹے کی محبت سے وہ محروم ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے پولیس سے؟ ہمارے ظاہری سی بات جو پولیس کے متعلقہ ادارے ہیں, سی ایم پنجاب ہیں, ان سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ پہلے تو جو وہاں پہ جن لوگوں نے وقوع دیکھا نا, میری ان سے بھی اپیل ہے کہ یار میرے بھائیوں جان آنی جانی ہے, ڈرنا نہیں ہے, کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا. یہ بھی ایک آ جائے گا, اگر آپ گواہی نہیں نہ دیں گے تو اس کا بھی آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے. جس کا چشمدید گواہ ہمارے سامنے ہے وہ بالکل وہ دلیرانہ فیصلہ کرتا ہے, اور بیچارہ دلیر آدمی ہے, وہ ڈرتا نہیں ہے, وہ اپنی ہر چیز بتا رہا ہے کہ میں نے موقع پہ ان کو دیکھا کہ راڑ مارا, اس کو یہاں پہ فریکچر کر دیا. اس کا چشمدید گواہ ہمارے سامنے ہے, پہلے اسے یہ بات کی جائے. اور باقی ہمارے تو اپیل ہے مریم نواز سے کہ خاص طور پہ مریم نواز سے, شہباز شریف سے, ڈی پی او صاحب سے اس کا فوری ان کو انصاف دیا جائے اور ان کی داد رسی کے لیے یہاں پہ آ کے ان کی شفقت کا ہاتھ رکھا جائے. جی جو چشمدید گواہ ہیں ان سے بھی ہم جانیں گے کہ انہوں نے کیا دیکھا ہے. جی ہم اب اس گھر میں جا رہے ہیں جہاں پر یہ ظلم کی داستان جو ہے وہ رقم کی گئی ہے, جس گھر کے رونق کو, جس گھر کے سربراہ کو جو ہے نا یہ ناحق قتل کر دیا گیا ہے. ہم اس گھر میں جاتے ہیں اور اس ایک اپنی بہن سے پوچھتے ہیں کہ جس کے سر کا جو تاج ہے وہ اس کے سر سے جو ہے نا اتار دیا گیا, جو بچے جو ہیں وہ لاوارث ہوئے ہیں, وہ کن کو اپنا بابا کہیں گے, کن کو اپنے دکھڑے سنائیں گے, کن سے اپنی ضرورتیں پوری کریں گے. آج ان کے گھر جا کے ان سے یہ پوچھیں گے اور ان کی یہ جو ظلم کی جو داستان ہے یہ ان کی زبانی سنیں گے کہ وہ کس تکلیف دہ لمحات سے گزر رہے ہیں. ہم ان کے گھر چلتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی اتنے بڑے لوگ نہیں ہیں, ان کے گھر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے بڑے لوگ نہیں ہیں, ان کی اتنی بڑی خواہشات نہیں ہیں. تو ظاہری سی بات ہے جو با اثر لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے یہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ لمحات ہیں. ہم یہ ساری چیزیں ان کے گھر والوں سے جانیں گے, ان کی بیٹی سے, ان کی بیوی سے, جنہوں نے اپنا سب کچھ کھویا ہے, وہ کس دردناک لمحات سے گزر رہے ہیں. جی ہم ان کی اس وقت ان کی فیملی کے ساتھ موجود ہیں. ہم ان کی جو بیوی ہے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے کیا کھویا ہے اور یہ سوچ بھی سکتے تھے. ظاہری سی بات ہے کچھ دن گزرے ہیں, ابھی عید گئی ہے, تو کیا یہ ساری چیزیں سوچ سکتے تھے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو واقعہ پیش آیا ہے کوئی اس بارے میں آپ بتائیں گے, یہ کیسے واقعہ پیش آیا ہے؟ وہ گھر پہ تھا, اس کو فون آیا تھا
कोई जाहिद नाम का लड़का था, वो ले गया था उसे बुलाकर फ़ोन पे। तो वो चला गया था, पता ही नहीं था क्या हुआ था क्या नहीं उसके साथ। और सुबह पता लगा तो बोला कि उसको किसी ने मारा है। फिर पता ही नहीं लगा कहाँ गया। नहीं, जब वो घर से गए थे तो घर में कुछ बताकर गए थे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? कुछ नहीं बोला उसने। नहीं, वो खामोशी के साथ चले गए। चले गए थे इनके साथ पहले कोई कभी झगड़ा हुआ हो, कोई मामला कभी पहले ना, बने? कुछ कभी हमने सुना ही नहीं। तो बेटा आप मुझे ये बताएं कि आपके जो बाबा हैं वो उनका कैसा रवैया था आपके साथ, वो कैसे रहते थे, कितना प्यार करते थे? अंकल मेरे बाबा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और मेरे बाबा का रवैया भर में बहुत ज़्यादा अच्छा होता था। कभी भी कोई बात पे कोई इशू नहीं बनाते थे। वो बहुत अच्छे थे और मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मुझसे बोल के गए थे मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, बेटा आप सोना मत, मैं आपके लिए बोतल लेके आ रहा हूँ। मैंने अपने बाबा से बोला था बाबा मेरे लिए बोतल लेके आओ। मेरे बाबा बोल के गए थे मैं अभी आ रहा हूँ, थोड़ी देर में 10 मिनट में। मुझे बाहर किसी की कॉल आई है, मैं जाहिद नाम का लड़का मुझे बुला के लेके गया है उसको दरवाजे में से। तो मेरे बाबा उसके साथ गए थे। उस दिन हमें नहीं पता था क्या हुआ क्या नहीं। हम सारी रात इंतज़ार करते रहे अपने बाबा का कि मेरे बाबा आएंगे। सुबह पता चला कि मेरे बाबा का झगड़ा हुआ है किसी के साथ। हम लोगों ने सारे दिन में ढूंढा था उसे, मेरे चाचू लोगों ने, वो हमें कहीं भी नहीं मिला। 3 दिन तक हम लोगों ने ऐसे ही ढूंढा था उसे। और अब हमारे बाबा को पता चला पुलिस स्टेशन जाने के बाद के उन लोगों ने मेरे बाबा को दफना दिया, लावारिस के दफना दिया और हमें कोई भी इंसाफ नहीं दे रहा। मेरी मरियम नवाज से अपील है कि वो हमें इंसाफ दिलाए, हमें इंसाफ दिलाए, मेरे बाबा की बॉडी को, डेड बॉडी को हमें दिलाए। हमें अपने बाबा बहुत प्यारे थे। हमारे बाबा को बिना कैसे ऐसे किसी ने अगवा कर लिया, मारा और अब हमें हमारे बाबा की डेड बॉडी भी नहीं मिल रही। आज हमें 14 दिन हो गए अपने बाबा की सूरत देखे हुए बिना। मेरी मरियम नवाज से यही अपील है कि मेरे बाबा की डेड बॉडी को मुझे दे दें, मेरे बाबा की डेड बॉडी को मुझे दे दें। जी नाजरीन देखें, ये छोटे बच्चे हैं, ये उसकी छोटी बेटी है, ये बाबा किसको कहेंगे, ये अपने किसके साथ अपना जो है अपने प्यार का इजहार करेंगे, कौन इनके सर के ऊपर शफकत का हाथ रखेगा, उन लोगों का क्या यानी कि उनका क्या जाएगा जिन लोगों ने बेदर्दी के साथ उसका जो है ना हक कत्ल कर दिया। ये एक बहुत बड़ा मामला है। तो मेरी भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा से, आईजी पंजाब साहब से और दीगर जितने इदारे हैं उनसे यही गुजारिश है कि इस वाक़े की तहकीकात की जाए और जो इस वाक़े के मुजरिम हैं उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए ताकि आइंदा से इस तरह के वाक़यात रूनमा होने से बचा जा सके चाहिए। आज इनके साथ ये वाक़या पेश आया है, कल को आपके साथ भी हो सकता है, कल को आपके साथ भी ये वाक़या पेश आ सकता है। हम नज़ीर अहमद साहब से जानेंगे कि उन्होंने क्या देखा, क्योंकि वो चश्मदीद गवाह हैं, वो उस वक्त मौके पे मौजूद थे। उन्होंने क्या देखा वो क्या बताते हैं। जी नज़ीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपने क्या वाक़या देखा है, क्या आपने वहाँ पे मौजूद थे आप? भाई उस टाइम पे मौजूद नहीं था मैं, लेकिन हम गए थे होटल में चाय पीने के लिए, 9:30 का टाइम था, ठीक है। फिर ईरान की और अमेरिका की जंग हो रही थी, हम जंग वो खबर सुनने लग गए। फिर कोई 10 का टाइम हुआ तो हमें पता लगा शोर शराबा हो रहा वहाँ पे। हम भाग के वहाँ पे गए तो जब झगड़ा ख़त्म हो चुका था, लेकिन खलील बेहोश पड़ा था वहाँ पे, ठीक है। एक कासम नाम का आदमी है मेरे साथ, हम 2 शख्स गए थे। फिर उसने उसको गोद पे हाथ यहाँ लिटाया, पानी पूनी पिलाया, कुछ होश में आया वो, ठीक है। उसके बाद हम तो आ गए वहाँ से, उसके भाई लेकर आए या वो अकेला आया हमें मुझे नहीं मालूम इसके आगे का। इसरार नाम का लड़का है, उसकी कह रहे थे कि भाई इसने इनको मारा है। जी नाज़रीन, ये जो वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे जो मौके पे गए हैं, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखा है। लेकिन ये मैं इस गांव के हवाले, इस गांव के लोगों को ये ज़रूर कहूँगा कि आप बहादुरी का मुज़ाहरा करें और आप जो वाक़या है, जो असल हकीकत है, वो आप उनके घर वालों तक पहुँचाएँ, जो उनके एडवोकेट हैं उन तक पहुँचाएँ, ताकि कम अज़ कम ये जो वाक़या आज इस भाई के साथ पेश आया है, ये कल को किसी और के साथ पेश ना आए। क्योंकि अगर इस तरह के वाक़यात रोनमा होते रहे तो ज़ाहिर सी बात है हम जुल्म की चक्की में पिसते रहेंगे। जो बाअसर लोग हैं वो हमें जुल्म की चक्की में दबाते रहेंगे ताकि हम जो है उनके आगे आवाज़ ना बुलंद कर सकें। अगर हमने अपना हक लेना है, अगर हमने अपने हक की आवाज़ को बुलंद करना है तो हमें जालिम का सामना करना पड़ेगा। जब हम जालिम का सामना करेंगे तो यकीनन जो है जालिम सोच समझ कर हम पर जुल्म करेगा।
तो नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो इख्तिताम को पहुंचा है। अपने मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद ज़हीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।